हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? वो फोर्सेस जिनकी वजह से जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। मतलब क्या कि वो क्या पाथ फॉलो कर रहा है उस पर नहीं डिपेंड करता। किस पे डिपेंड करता है वर्क डन? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। जैसे मान लीजिए ये आपके पास ये ए पॉइंट है और ये है बी पॉइंट, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ इसको मूव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो वर्क डन लगा W1, ठीक है। और अगर ये वाला पाथ है, ये वाला पाथ है तो वर्क डन लग रहा है W2, ठीक है। और ये वाले पाथ पे अगर ऐसे जा रहे हैं तो ये है W3 वर्क डन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंजर्वेटिव फोर्सेस, अगर यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो उनकी वजह से जो ये वर्क डन है, ये सारे वर्क डन क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू में W3, बिकॉज ये किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ए और बी, ए इसकी इनिशियल पोजीशन है और बी क्या है? फाइनल। ए और बी पे ये क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है, ना कि इनके पाथ पर कि ये कहाँ से जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स और इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग। जैसे स्प्रिंग के बारे में हमने बात की थी ना कि ये है आपके पास एक स्प्रिंग लगा हुआ है ऐसे और यहाँ पर ये मास है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है जब आप इसको इधर डिस्प्लेस करोगे तो एक फोर्स स्प्रिंग में आती है या नहीं आती है? तो मतलब क्या है कि इस जो स्प्रिंग में फोर्स आती है, जो हम बोलते हैं इलास्टिक फोर्स होती है, ठीक है, वो कैसी होगी? आपकी कंजर्वेटिव फोर्स होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, ये भी कैसी है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ऑब्वियस ही बात है जहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी या इलास्टिक फोर्स हो गई, यहाँ कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो वहाँ पर तो यानी कि जो वर्क है वो किस पर डिपेंड करेगा? उसकी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, ना कि उसके पाथ पर कि वो पाथ क्या फॉलो कर रहा है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? बताओ समझ में आया? ठीक है। और जहाँ पर फोर्सेस जो हैं नॉन कंजर्वेटिव है, वहाँ पर क्या होता है? वो पाथ पर डिपेंड करता है, मतलब वर्क डन जो है उनके पाथ पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमारी फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ठीक है। चलो ये बाद में डिस्कस करते हैं, पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा था ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है? कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यानी कि पाथ पे फॉलो नहीं करता उसका वर्क डन। तो देखो जैसे इसका हम एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो ये है पोजीशन ए, ठीक है, और यहाँ पर ये है पोजीशन बी, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, ए से हम इसको बी पर लेके गए, कितनी हाइट पर? ए से बी कितनी हाइट हो गई? h हाइट पर। क्लियर है? तो देखो आप खुद सोचो, जब हम इसको यहाँ से ए से बी पर लेके गए तो वर्क डन कितना होगा? जल्दी से बताओ, वर्क डन ए बी के लिए कितना होगा? ऊपर लेके जा रहे हैं इसको, ठीक है। फोर्स कौन सी एक्ट होगी इसमें? बताओ। जैसे हम कहते हैं ना यहाँ पर ये फोर्स लगेगी यहाँ डाउनवर्ड, कौन सी होगी? ये mg, ठीक है। और अगेंस्ट अ ग्रेविटी हम ये वर्क डन कर रहे हैं, समझ रहे हो? अगर हम ग्रेविटी के लिए हम बात करें तो mg नीचे लग रही है और h डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, तो उसके हिसाब से तो मतलब जैसे हमें पता है ना वर्क के लिए क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? ऊपर की तरफ, और जो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। तो एंगल अगर हम देखें तो वहाँ पर क्या बन जाता है हमारे पास? 180 डिग्री। तो कोस 180 बनता है, हमें पता है ये f कोस थीटा डिस्प्लेसमेंट होती है अगर, तो वहाँ पर तो माइनस mgh आ जाएगा। लेकिन ये क्या है? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्लियर है इतनी बात? अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, हम ऊपर लेके जा रहे हैं ना, ठीक है। तो अगेंस्ट ग्रेविटी हम क्या कर रहे हैं? एक फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, तो वो फोर्स कितनी होगी? ये वाली जो हमारी नॉर्मल रिएक्शन वाली होती है, ये भी तो कौन सी होगी हमारी? ये mg होगी, उतनी फोर्स लगा रहे हैं हम ऊपर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर और ये फोर्स भी ऊपर, तो ये r ही mg है। तो मैं सिंपली ये क्या लिखूंगा? mgh, मतलब cos 0 है यहाँ पर। अगर हम इसकी बात करें वर्क डन a से b का, तो यहाँ f इंटू में डिस्प्लेसमेंट और ये कोस कितना लगता है हमारे पास? 0 डिग्री इसमें, ठीक है ना, क्योंकि फोर्स भी ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रही है। तो फोर्स कितनी हो गई हमारे पास? यहाँ mg हो गई और डिस्प्लेसमेंट h, और cos 0 कितना होता है हमारे पास? 1 होता है, ठीक है। तो ये mgh आ गई, इस तरीके से आई है। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ रही होगी बात? नहीं तो कई बच्चों को लगता है ना ये तो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है mg और ये ऊपर की तरफ जाए, तो यहाँ तो जी 180 डिग्री एंगल बन रहा है, उसकी वजह से माइनस आना चाहिए। ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा दिमाग में? ये तो समझ में आ रहा होगा ना, यही हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। वर्क ही क्या है? हमारी एनर्जी। और ये कौन सी एनर्जी होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अब जब हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला जब हमने किया था, तब आप कहोगे वहाँ पर ऐसे किया था जी, ये पॉइंट, ये सरफेस ऑफ अर्थ है और उसकी सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट h पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है? हमने हाइट पे रखा हुआ है पहले से। हम वर्क की बात ये नहीं कर रहे कि यहाँ से a से b पे लेके गए, हम कह रहे हैं इस पॉइंट पे वर्क डन बताओ क्या होगा जब ये इतनी हाइट पे। मतलब क्या है? हम क्या करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी? वर्क की होती है, ठीक है। और ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम तो वहाँ सिंपल ये बात करते थे कि भाई डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ होगी इसकी, और ये mg है। तो हम वहाँ सिंपल क्या करते थे? एक ही डायरेक्शन में है तो mgh कर देते थे पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल, और वही हमारा वर्क डन बन जाता था वो। लेकिन क्या है? पहले से ही वहाँ ऊपर है।
अब यहाँ पर हम क्या करें, ए से बी पे लेके गए हैं मान लो हम, तब हम वर्क की बात कर रहे हैं कि अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा, तो ऊपर की तरफ ही तो लेके जा रहे हैं, तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो mgh प्लस का रहेगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ लो ये ध्यान से कंसेप्ट क्लियर। अब देखो उसके बाद जैसे हम ये कह रहे हैं कि ए पॉइंट से ये ऊपर बी पॉइंट पर हम कैसे लेके जा रहे हैं, इसको कैसे लेके जा रहे हैं, मान लो ये इसको हम इस तरीके से लेके गए, ये पाथ फॉलो किया, फिर ये फॉलो किया पाथ, फिर ये पाथ फॉलो किया इस तरीके से, और फिर ये पाथ फॉलो किया, मतलब ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये पाथ फॉलो किया, मतलब ये पॉइंट मान लो सी, फिर ये डी, फिर ये ई, फिर हम ये ऑब्जेक्ट यहाँ बी पर ऐसे लेके आए, तब वर्क डन क्या होगा। अब हम तो ये कह रहे थे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल वाली, तो इसकी वजह से तो जो वर्क डन होगा हमारा वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, क्योंकि ये तो पाथ पे फॉलो नहीं करता। तो अब ये ए से इस तरीके से घूम के गया है बी पोजीशन तक, तो यहाँ पर भी वर्क कितना आना चाहिए, mgh ही आना चाहिए। तो देख लो जरा टोटल वर्क डन यहाँ क्या होगा, वर्क डन ए से सी, फिर वर्क डन सी से डी, फिर वर्क डन डी से ई, फिर वर्क डन कहाँ से, ई से बी। अब देखो जो ये ए सी वाला वर्क डन है, इसमें तो हमें पता है यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट आ गया ए से सी पे, तो ऑब्वियस बात है इसमें भी यही कहानी लगेगी जैसे हमने ये की थी, ठीक है। तो इसमें ये कितना हो गया, फोर्स लग रही है यहाँ mg, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है कितनी, AC, तो मैं यहाँ AC लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में, प्लस में WCD का। अब देखो जरा, अब मतलब क्या, वर्क डन C से D। अब जब C से D लेके जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, देखो इसमें ऑब्वियस सी बात है, फोर्स तो कौन सी लग रही है, mg ही लग रही है, ठीक है, जो डाउनवर्ड है वही अपवर्ड है, ठीक है, mg लग रही है। लेकिन इसके अंदर कहानी क्या हो रही है, जल्दी से बताओ। जब हम इसमें करेंगे वर्क डन फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, और इसमें अगर हम कॉस लगाएं, कॉस थीटा, कॉस कितना बनेगा इसमें, जल्दी से बताओ, 90, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है और फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है या नीचे की तरफ मान लो, क्लियर है। वैसे तो हम ऊपर की तरफ ही मानेंगे इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे करके लेके जा रहे हो यहाँ पर, तो जो जितनी नीचे लग रही है उतनी ऊपर लगती है, ये तो हमें पता ही है। तो लेकिन यहाँ कोस 90 आ गया, बिकॉज देखो फोर्स अगर हम ऊपर कंसीडर कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो 90 डिग्री नहीं बन गया इस वाले पाथ पे, तो कोस 90 तो क्या होता है, 0, तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे WDE में, इसमें तो क्या हो जाएगा वर्क डन, यही वाला होगा mg फोर्स, और जो हाइट है वो कितनी है, DE है, और ये WEB में वही अगेन डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो ये क्या होगी हमारी, 0 हो जाएगी। कितनी बात क्लियर है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखो ज़रा mg और ये AC प्लस में mg DE बचा, यहाँ से हम क्या करें, mg कॉमन ले लें और ये बच गया AC प्लस में DE। अब ये AC प्लस में DE कितनी है हाइट, इतनी ही हाइट है, क्योंकि यहाँ इसने भी रखा है, यही हाइट h थी, ये पूरी हाइट भी क्या है, h ही है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है, h है, बिकॉज ये AC प्लस में DE है, तो ये AC प्लस DE क्या हो गया, h, तो यानी कि mg h ही आ रहा है। टोटल वर्क डन यहाँ पर भी A से B का। ये बात समझ में आई है या नहीं, बताओ। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर, पाथ पे फॉलो नहीं कर रही है वर्क डन, किस पे डिपेंड कर रहा है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन। जैसे यहाँ पर हमने करके दिखाया है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये पाथ पे फॉलो नहीं करती। क्लियर है इतनी बात, बताओ, समझ में आई कहानी, ठीक। दूसरी बात इसमें एक और चीज़ है, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक और बात थी, वो क्या है, देखो जैसे मान लो ये A पोजीशन है, ये B पोजीशन है, ठीक है। यहाँ से ये वर्क डन लगा W1, और फिर B से A का जो वर्क डन लगा वो लगा W2। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आपको पता है W1 इक्वल होगा W2 के, ठीक है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रही है ये, ठीक है। लेकिन इसमें देखो वर्क A से B का हो रहा है, फिर B से A का हो रहा है, तो B से A का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उल्टा भी तो हो जाएगा या नहीं, बताओ। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रही है कहानी या नहीं आ रही है ये, ठीक। तो इसमें देखो W1 और ये माइनस इधर जाके प्लस का W2 इक्वल टू 0। तो यानी कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कंजर्वेटिव फोर्स में क्लोज्ड पाथ जब होता है तो वर्क डन क्या हो जाता है, 0। क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क डन क्या होता है, 0 हो जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वर्क डन फॉर द क्लोज्ड पाथ क्या होता है, इक्वल टू 0 हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ रही है। तो मेन कंसेप्ट इसमें जो आपको समझना था वो क्या था, एक तो ये कि पाथ कुछ भी हो, वर्क डन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा कंजर्वेटिव में, और क्लोज पाथ के लिए 0 रहता है। और इसका हमने ये प्रूफ भी किया कि पाथ पे फॉलो नहीं करता, जैसे कि ये मैंने एग्जांपल आपको दिया था। देखो बार बार कह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी यहाँ पर तो चलो आपने बता दिया ये 90 डिग्री बन रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इधर और ये फोर्स हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ऊपर की तरफ फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट तो कोस 90 में ये 0 बन रहा है। लेकिन ये फिर कैसे हो रहा है, ये जैसे यहाँ पर भी है कि ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स तो डाउनवर्ड लग रही है, और ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, तो 180 डिग्री में तो माइनस होना चाहिए। वो बात सही है, लेकिन वो किस केस की कहानी है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम कह रहे हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी,
तो अगेंस्ट ग्रेविटी की बात मतलब क्या, फोर्स तो हम ऊपर लगा रहे हैं ना, ऊपर लेके तो जा रहे हैं, लेकिन वो फोर्स कितनी होगी जितनी ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ समझ रहे हो। तो ये वाला जो आर है हमारी क्या है, एम जी के इक्वली थी, तो फोर्स भी ऊपर जा रही है और ये एच जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ ही हो रही है, ठीक है। तो मतलब सेम डायरेक्शन है तो क्या होगा हमारे पास, जल्दी से बताओ। सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री होता है, तो 0 डिग्री के लिए ये 1 होता है। और अगर हम अगेंस्ट ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो ये आ रहा है, लेकिन अगर हम ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते तो फिर ये आता, फिर माइनस mgh होता। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ 180 डिग्री बनता, क्योंकि डाउनवर्ड ये फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है। और जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में किया था वो क्या था, वहाँ mgh प्लस का क्यों आया था, क्योंकि वहाँ पहले से ही क्या है, किसी पोजीशन किसी हाइट पे पहले से ही है। अब हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या वर्क डन होगा, तो यहाँ का वर्क डन क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी एक mg ड्यू टू दैट अर्थ। समझ रहे हो, ग्रेविटेशन वाली जिसे हम वेट बोलते हैं ना, वेट इज इक्वल टू mg। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। और ये क्या है हमारे पास, इसकी डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी डाउनवर्ड और ये आएगा तो नीचे ही आएगा डिस्प्लेसमेंट इसकी, तो उसके लिए हमने ये mgh निकाला था। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। समझ में आ रही है बात, बताओ। तो डिपेंड करता है ना कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तब कहानी अलग बन रही है। क्लियर हो रही हैं ये सब बातें। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार वीडियोस को देख लो तो आपको समझ में आ जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी बातें कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक। बात करते हैं देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की, तो मैंने आपको बता ही दिया ये एक पाथ पे फॉलो करती हैं। तो दीज आर द फोर्सेस बाय विच द वर्क डन डिपेंड ऑन, जिनकी वजह से वर्क डन जो है वो डिपेंड करता है किस पर, पाथ पर। जैसे हम बात करें इसी में ही कि मान लीजिए ये ए है और ये है बी, ठीक है। यहाँ से यहाँ वर्क डन W1 हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ इस तरीके से जा रहा है मान लो ये, ठीक है। तो ये है वर्क डन 2 और इसमें एक हो गया ये वर्क डन 3, इस तरीके से। तो इसमें पाथ अलग अलग हो रखा है, ठीक है। और जो फोर्सेस हैं उनकी वजह से जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है किस पे, पाथ पर। जैसे कि हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है, मान लो यहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा है तो अलग वर्क डन, यहाँ फ्रिक्शन कम है तो अलग वर्क डन, यहाँ अलग है फ्रिक्शन तो यहाँ अलग वर्क डन लगेगा। ये तो सब समझ में आता होगा आपको या नहीं, बताओ। तो यानी कि इस केस में जो ये W1 होता है इज़ नॉट इक्वल टू W2 एंड इज़ नॉट इक्वल टू W3 होता है, ठीक है। क्लोज पाथ की भी कहानी देखो इसमें, जैसे मान लो ये है हमारे पास A पॉइंट और ये है B पॉइंट, एक A से B गए हम और एक B से A आए, ठीक है। तो ये W1 है, ये W2 है। तो इसमें हमें पता है पाथ पे तो डिपेंड कर ही रहा है ये, ठीक है। तो W1 जो है अलग अलग पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर साथ W1 अलग होगा, W2 अलग होगा, तो इज़ नॉट इक्वल टू W2, ठीक है। और W2 क्या है हमारा, नेगेटिव ऑफ दैट है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। और इसमें हम ये चीज़ माइनस की जगह क्या कर सकते हैं, मोड भी लगा सकते हैं, बिकॉज हो सकता है W1 माइनस ले लिया हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ W1 प्लस में ये W2 इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, ये इधर जाएगा तो 0 आएगा और ये नॉट इक्वल टू का साइन है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने, इस केस में W क्लोज्ड पाथ के लिए क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के केस में। क्लियर है इतनी बात। एग्जांपल हमने दे दिया इसका, क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। बताओ जी, समझ में आया, बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की, ठीक है, जिसको हम टोटल एनर्जी भी बोलते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।